स्टार्ट करते हैं उस दिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि विंड कैसे बहता है ना। धरती पे विंड कैसे बहती है ये हम लोग जाने थे। तो हम लोग क्या देखे थे कि विंड हमेशा बहती है लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। उसमें पहले हम लोग ये समझे थे कि सूरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो धरती पर हवा बहती है उसके लिए, है ना। क्योंकि सूरज की वजह से अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनता है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर बनता है। जहाँ पर सूरज का रोशनी हद से ज़्यादा पड़ता है, जो जगह ज़्यादा गर्म होता है वो जगह पे हवा नीचे से ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। और उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए एक हाई प्रेशर से हवा आती है जो उस लो प्रेशर को फिल करती है, उसका जगह लेती है। तो हम लोग देखे थे सूरज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहाँ पर आपका धरती में जो हवा बहती है उसके लिए सूरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक हम लोग को पता है। और ये डायग्राम भी हम लोग समझे थे ना, जहाँ पर लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर यानी कि जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रहा है सबसे ज़्यादा, है ना। यहाँ से जब क्या बोलते हो गैस सारा ऊपर की ओर जा रहा तो यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ से हाई प्रेशर से हवा आती है इसको फिल करने के लिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहती है। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि दुनिया में विंड कैसे बहती है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि दुनिया में विंड कैसे बहती है। उसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि अलग अलग एरियाज में दुनिया अलग अलग तरह से हीट होती है। हम लोग ये भी चीज़ समझे थे कि अलग अलग लैटिट्यूड से हमारा लैटिट्यूड जो है हमारा वो अलग अलग है। जैसे हम लोग पहले से जान रहे हैं, एक 0 डिग्री लैटिट्यूड होता था, एक 23.5 डिग्री होता था, एक 66.5 डिग्री होता था, एक 90 डिग्री होता था, याद है। वो हम लोग बांटे थे सोलर रेडिएशन के हिसाब से, धूप किस तरह से पड़ती है उस हिसाब से हम लोग वो लैटिट्यूड को बांटे थे, याद है। अभी हम लोग बांटे हैं, जो अभी हम लोग बांटे थे लास्ट क्लास में, वो तुम लोग देखो 0, 30, 60, 90 ऐसे करके हम लोग बांटे थे ना। 0, 30, 60, 90 इस तरह से हम लोग बांटे थे। हम लोग क्या किए थे, एक सेकेंड, हम लोग जो है 0, 60, 30, 90 के हिसाब से बांटे थे, याद है। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि अलग अलग रीजन अलग अलग तरह से हीट होता है धरती पे। क्योंकि अलग अलग तरह से हीट हो रहा था, ऑब्वियसली पता प्रेशर जो होता है, प्रेशर अब यहाँ पे जो हम लोग बांटेंगे हम लोग प्रेशर के हिसाब से बांट रहे हैं, समझ में आया ना। क्योंकि अलग अलग रीजन अलग अलग स्पीड में धरती का हीट हो रहा है तो अलग अलग प्रेशर बन रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से विंड जो होता है इसको प्लैनेटरी विंड कहते हैं। तो तुम लोग हेडिंग में डाल लो, हम समझाते जा रहे हैं, तुम लोग लिखते भी आना ताकि हम लोग का दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट हो सके। तो उसका नाम होता है प्लैनेटरी विंड्स। क्या कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स। जो तुम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया और ईस्टर्लीज हो गया, पोलर विंड्स हो गया, सब जो पढ़ा था उसको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। क्या कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स का क्या खासियत है, ये साल भर चलती है, ये हमेशा चलती है। ये सीजनल विंड्स की तरह नहीं है कि एक सीजन में चलेगी और दूसरा सीजन में नहीं चलेगी, समझ में आ गया ना। प्लैनेटरी विंड जो होता है वो हर सीजन चलती है, ठीक है ना। अब हम लोग प्लैनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। हम तीनों विंड से मिल करके बना है, ठीक है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम तुम लोग को समझाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा है 0 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा इक्वेटर है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेटर। ये हमारा हो गया 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये हमारा हो गया 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये हमारा हो गया है 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। उसी तरह हम लोग साउथ में करेंगे। उसी तरह से हम लोग साउथ में कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारा 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये हो गया हमारा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। कोई दिक्कत है, ये हम लोग समझ लिए। ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। आप देखते हैं हमने प्लैनेटरी विंड्स कैसे बहता है, उस दिन भी हम लोग देखे थे। तो इक्वेटर में जो विंड बहती है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। यहाँ पर जो इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं ITCZ। क्या कहते हैं, ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, समझ में आ गया ना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये बहुत ही एक्सट्रीम लो प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है ये, एक्सट्रीम लो प्रेशर। मतलब लो प्रेशर सिर्फ नहीं बोलेंगे, एक्सट्रीम लो प्रेशर। क्यों एक्सट्रीम लो प्रेशर है, समझो। हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, किसी को डाउट तो लास्ट क्लास में फिर से विजिट करो तो समझ में आएगा कि ये वाला एरिया में हम लोग देखे थे, इक्वेटर वाला एरिया में क्या बनता है। हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास में वो क्या पढ़े थे, इक्वेटर वाला एरिया में बनता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये हम लोग पढ़े थे, इक्वेटर में बनता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, याद होगा पढ़े थे। हम लोग ऊपर पढ़े थे 30 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि 30 डिग्री में हम लोग क्या पढ़े थे,
सब ट्रॉपिकल, HP लिख देते हैं हाई प्रेशर और LP लो प्रेशर, ठीक है ना, हाई प्रेशर बेल्ट, ये हम लोग पढ़े थे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर हम लोग पढ़े थे टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, या हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं सब पोलर, ठीक है, सब पोलर भी बोला जाता है, तो दोनों नाम सेम है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। कोई दिक्कत है यहां तक? और ये हमारा हो गया क्या, 90 डिग्री वाला हो गया मेरा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, हो गया। कोई दिक्कत है? सेम चीज यहां पे भी हम लोग कॉपी कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं स्पीड में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कोई दिक्कत है? लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे विंड हमेशा कहां से कहां बहती है, हाई से लो प्रेशर की ओर बहती है। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर में लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हीट होती है। लेकिन सिर्फ हीट होने की वजह से एक्सट्रीम लो प्रेशर नहीं बन रहा, हम लोग पढ़े अभी ITCZ होता है, ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि कन्वर्ज कुछ कर रहा। तो क्या कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज कर रही है। कैसे समझो, हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हवा चलती है वो कहां से कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और हम लोग एक और चीज पढ़े थे, कॉरियोलिस फोर्स, याद होगा कॉरियोलिस फोर्स क्या था। कॉरियोलिस फोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी चीज जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अर्थ लगातार घूम रही है, क्या हो रहा है, अर्थ लगातार स्पिन कर रही है, उसका स्पिन की वजह से, उसका रोटेशन की वजह से 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अर्थ घूमती है लगभग, समझना इक्वेटर पे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अर्थ घूम रही है इक्वेटर पे, तो इतना स्पीड में कोई चीज अगर घूम रही है तो उसकी वजह से क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से हर चीज यानी कि विंड खास करके जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है वो अपने डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है राइट की तरफ। कहाँ टिल्ट हो जाती है, राइट की तरफ, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ टिल्ट हो जाती है, लेफ्ट की तरफ। समझ में आ गया ना, वो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ लगातार घूम रही है। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, समझे थे, ठीक है ना। देखो यही है कॉरियोलिस फोर्स, समझ में आया क्या होता है। ये धरती है, लगातार मूव कर रही है, समझ में आ गया ना। तो ये धरती है जो लगातार मूव कर रही है, कोई भी चीज को तुम अगर यहाँ पे रखा है, देखो इसको स्ट्रेट आना था बट ये क्या हो गया, राइट साइड टिल्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ टिल्ट, समझ में आया। क्यों राइट साइड टिल्ट हो गया, क्योंकि ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से टिल्ट हुआ है। इसी तरह ये तो छोटा जगह में हुआ, धरती तो लगातार मेरा स्पिन कर रही है, तो बड़ा लेवल पे भी तो ये चीज होगा, समझ में आया। देखो ये चीज को सीधा फेंका, यहाँ ना आना चाहिए था बट वो इधर क्यों टिल्ट हो गया, इसलिए हो गया था कॉरियोलिस फोर्स। ये राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, तुम लोग देख रहा है ये चीज क्या हो रहा है, राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो इसको ऐसे जाना चाहिए था यहाँ से, अच्छा वीडियो में नहीं आएगा ना, इसको इस तरह से जाना चाहिए था इधर, बट ये इधर जाने के बजाय क्या हो रहा है, इस साइड मूव कर जा रहा है। आया समझ में। तो ये हर चीज राइट साइड डिफ्लेक्ट कर जाता है, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी को हम लोग कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। कोई दिक्कत है, अब समझ में आ गया। आगे आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर वही चीज को बनाने का कोशिश करते हैं, तो साथ साथ बनाओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हमारा एयर जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगा, तो हम लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में हवा बहा देते हैं। तो ये हाई प्रेशर है मेरा, ये हमारा लो प्रेशर। तो अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट की ओर टिल्ट होती है, तो इसको राइट की ओर टिल्ट कर देते हैं। ये यहाँ से आया, देखो ये विंड का डायरेक्शन है, देखो विंड का डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा तुम लोग को लेना होगा, समझ में आ गया ना। जैसे अगर ये विंड आ रही है इधर से, तो बताओ इसका राइट कहाँ होगा, ये विंड आ रही है तो इसका राइट मेरा इधर, यानी कि इधर हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग विंड का डायरेक्शन से उसका टिल्ट को समझेंगे, राइट और लेफ्ट, समझ में आ गया ना। तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे, तुम लोग स्पीड में ड्रॉ कर देते हो, यानी कि ये विंड जो ऐसे आना था, स्ट्रेट आना था, ये स्ट्रेट नहीं आएगी, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से थोड़ा सा राइट साइड टिल्ट हो जाएगी, तो हम लोग इसको राइट साइड स्पीड में टिल्ट कर देते हैं। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा तो ये राइट साइड टिल्ट हुआ है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा निकलेगी वो लेफ्ट साइड टिल्ट होगी। तो ये वाला हवा यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में ये है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, ये यहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ से जो हवा जा रही है वो लेफ्ट साइड, यानी कि ये इस तरह जाने के बजाय इस तरह टिल्ट हो जाएगी, है कि नहीं, इस तरह टिल्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह टिल्ट हो जाएगी सब हवा। कोई दिक्कत है, ये सीधा जाने के बजाय इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया मेरा इक्वेटर के पास। अब तुम लोग देखो इसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या हो गया, कुछ चीज यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। अब तुम लोग देख रहा है क्या कन्वर्ज कर रहा है, क्या कन्वर्ज कर रहा है,
विंड, यहाँ से भी विंड आ रही है जो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी, और यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर से भी जो विंड आ रही है वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसीलिए इसको बुलाया था क्या, इसको इसीलिए बुलाया था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ठीक है। ITCZ इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि दोनों जगह से विंड आकर के कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा फिर से ऊपर बनाते हैं। अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो अगेन हवा कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, और चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये राइट साइड टिल्ट होगी, तो ये अगेन इस तरह जाएगी और इस तरह से टिल्ट होने लग जाएगी, ठीक है ना। उस दिन शायद यहीं पर कुछ गलती हुआ था, हम तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पर एक एरर हो गया था, तो ये सारा राइट साइड टिल्ट हो गई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में होगा कि नहीं होगा? तो सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी, लेकिन ये लोग लेफ्ट साइड टिल्ट हो जाएगी, ये लोग आते वक्त कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट साइड टिल्ट हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से जब हवा चलेगी तो लेफ्ट साइड, यानी कि ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, इधर तो राइट हो जाएगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये सारा हवा इस साइड टिल्ट हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? लास्ट हमारा बचा है पोलर वाला एरिया। अब पोलर वाला एरिया में क्या होगा, देखो पोलर वाला एरिया में अगेन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी, तो यानी कि पोल से लेकर के सब पोलर के एरिया में हवा चलेगी। अगेन ये टिल्ट कहाँ हो जाएगी, राइट साइड, अगेन ये टिल्ट कहाँ हो जाएगी, राइट साइड। तो ये हवा जो यहाँ से निकलेगी ये अपना राइट साइड यानी कि इधर टिल्ट हो जाएगी, तो यानी कि आप लोग यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, सारा हवा इधर टिल्ट हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर सेम सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सारा हवा लेफ्ट की साइड टिल्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहां से जो हवा चलेगी वो लेफ्ट यानी कि इधर, समझ क्या, कोरियोलिस फोर्स की वजह से सब लेफ्ट साइड टिल्ट होने लगी है। कोई दिक्कत है? तो ये डायग्राम हम लोग मोटा मोटी उस दिन भी पढ़ लिए थे, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विंड किस तरह से चल रही है। तो ये सारी विंड जो चल रही है, ये सारी विंड को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, प्लेनेटरी विंड्स, इनको कहा जाता है प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरा प्लेनेट में चल रही है एक साथ, समझ गए, ये पूरा प्लेनेट में एक साथ चल रही है, हमारा अर्थ में एक साथ चल रही है, इसीलिए इसको हम लोग प्लेनेटरी विंड कहते हैं। ये क्यों चल रही है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से चल रही है। तो धरती पे हमेशा लो प्रेशर और हाई प्रेशर बना रहता है। इसके अलावा कुछ सीजनल विंड होता है, सीजनल विंड यानी कि जैसे मानसून वगैरह हो गया। इसके अलावा लू, देखो लू एक स्पेसिफिक सीजन में चलता है। इस साल तो लू भी नहीं चला क्योंकि गर्मी ही नहीं पड़ा है ना, बट नॉर्मली लू तुमको मई जून जुलाई में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? यहाँ पर जब हम लोग स्कूल जाते थे तो दिखता था कितना गर्मी लगता था, है ना, लू चलता था उस समय में। तो उस समय में लू चलता है सिर्फ कब, मई जून जुलाई के महीने में। तो लू वगैरह जो हो गया ये क्या हो गया, ये सीजनल विंड हो गया। ये सालों भर नहीं चलता, 12 महीना नहीं चलता, लेकिन ये सारा विंड 12 महीना चलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेनेटरी विंड्स कहा जाता है। अब सवाल आता है सर प्लेनेटरी विंड्स कौन कौन सा होता है? तो देखो यहाँ पर ये दोनों को जो आपका इक्वेटर पे चलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों को हम लोग मिला करके बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। इसका एक और नाम है डोल्ड्रम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डोल्ड्रम किसको बोला जाता है? इसको डोल्ड्रम्स बोला जाता है, ठीक है ना, डोल्ड्रम्स बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, ये विंड जो चल रही है यहाँ पर, ये वाला विंड 30 से 60 डिग्री के बीच में, ये विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्लीज बोलते हैं, समझ में आ गया ना। और इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको बोला था हॉर्स लैटिट्यूड, या हॉर्स विंड भी बहुत जगह बोला जाता है, लेकिन इसका नाम बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। अभी क्यों होता है इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड समझाएंगे, ठीक है ना। और ये जो लास्ट में विंड चल रही है यहाँ पर, ये वाला, इसको कहता है पोलर विंड। क्या कहता है, सेम चीज नीचे भी कॉपी हो जाएगा, सेम चीज यहाँ भी हो जाएगा। ये आपका हो गया वेस्टर्ली, ये हो गया आपका पोलर विंड। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो ये दोनों विंड को हम लोग जो होता है डोल्ड्रम क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है ना, कि जब यहाँ पे नाव वगैरह बड़ा बड़ा शिप्स वगैरह ये वाला जोन से पास करती है ना, ये वाला जोन से, देखो अच्छे से, ये वाला जोन यानी इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और समझ लो 5 डिग्री नीचे वाला एरिया, खास करके ये वाला एरिया, जब यहाँ से नाव वगैरह पास करती है ना, तो यहाँ पे बेचारी फंस जाती है, स्पीड में नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि इधर से भी एक
प्रेशर आ रहा, तो रस्सी वाला गेम समझो, है ना, जब हम लोग रस्सी वाला गेम से पुल करते हैं और दोनों एक साथ पुल कर रहा तो क्या होता है, फंस जाएगा कहीं पे। अगर कहीं से फोर्स ज्यादा नहीं रहेगा तो वो सेट कैसे गिरेगा, है कि नहीं। अगर दोनों सेम फोर्स से टान रहा तो क्या होगा, दोनों एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह यहाँ होता, यहाँ से भी लगातार यहाँ से भी लगातार विंड आ रही है, यहाँ से भी लगातार विंड आ रही है, तो ये प्रेशर में ये वाला एरिया में दोनों विंड कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर बन रहा, तो नाव जनरली ना डायरेक्शन नहीं खोज पाती कि किधर जाना और कितना स्पीड में जाना। नाव जितना स्पीड में तुम ले जाने का कोशिश करो, कहीं ना कहीं इस बेल्ट में आकर के फंस जाती है, वो स्पीड में नहीं चल पाती है, समझ में आया। इसीलिए इसको कहता है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम होता है मतलब होता है जो यहाँ पे सेलर लोग होता है, वो लोग बड़ा दुविधा में रहता है कि क्या करना है भाई, आगे बढ़ेगा नाव कि नहीं बढ़ेगा। इसीलिए उनके चीज को दर्शाने के लिए इस लेटिट्यूड को क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम्स बोला जाता है, समझ गए ना। क्योंकि वहां पर ये वाला रीजन में जो नेविगेटर लोग होते हैं वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं, ये दुविधा में रहता है कि आगे नाव बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, समझ गए ना। बड़ा मुश्किल से धीरे धीरे करके बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर बनता है, समझ गए ना। इसीलिए इसको बोला जाता है डोल्ड्रम्स। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, हाँ देखो, इधर से जाए या इधर से जाए बात, हाँ इस साइड अगर जा रही है तो थोड़ा सा विंड के साथ उसको बहने का मौका मिल जाएगा, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर इस साइड जा रही तो और फंस जाएगा। इस साइड वाला के लिए भी ज्यादा राहत का बात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर देखो कन्वर्ज करके ना ऐसे ऐसे कन्वर्ज करके ऐसे उड़ जाती है ना, कन्वर्ज करके ऐसे करके उड़ जाती है, समझ में आ गया ना। ये हम लोग 3D डायग्राम है एक्चुअली में, ये समझ में आ गया ना। ये हम लोग देखेंगे ऐसे करके यहाँ से उड़ जाती है, समझ में आ गया ना, तभी तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा होता है, समझ में आया ना। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड का नेविगेटर को प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बढ़ाया था, अब इसके पीछे भी एक कहानी है, समझ में आ गया ना। अब नहीं पता ये कहानी कितना सही है। हॉर्स लैटिट्यूड बोलने का रीजन है कि पुराने जमाने में जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे ना, तो अपने साथ साथ अनाज, घोड़ा वगैरह सब लेकर के जाते थे, नाव में भी घोड़ा वगैरह को लेकर के जाते थे, समझ में आ गया ना, नाव वगैरह में। तो ये लैटिट्यूड में आने के बाद, चूंकि ये लैटिट्यूड में भी वही बात हो जाता है, ये लैटिट्यूड में हाई प्रेशर बनता है, ये लैटिट्यूड में इंटेंस हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि जो हवा यहाँ से निकलती है वो यहीं पे आके सिंक करती है। तुमको बताए थे, जो हवा यहाँ से निकलती है वो कहाँ आके सिंक करती है, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी नाव आगे नहीं बढ़ पाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा ऊपर से दाब रही होती है सेलर्स को। यहाँ पर हवा आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि यहाँ से लगातार उठ रही होती है हवा, और यहाँ पर लगातार हवा दाब रही होती है, समझ में आ गया ना सेलर्स को। कौन आगे तो बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा। अभी समझो ना हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया ना। ये यहाँ पर दाब रही होती है सेलर्स को, जिसकी वजह से यहाँ भी नाव स्पीड में नहीं चल पाता। तो बहुत बार ऐसा होता था कि ये लोग जो हॉर्स अपना लेकर के जाते थे, वो हॉर्स को ही समुद्र में डाल देते थे, ताकि वेट नाव का हल्का हो सके और जाने में आसानी हो, समझ में आ गया ना। इसीलिए इस लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, समझ में आ गया ना। अब ये कहानी है, समझ में आ गया ना, जो एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है तो सही होगा, इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पर वेट जब सेलर्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, समझ में आ गया ना, और यहाँ पे नाव आगे नहीं बढ़ती थी, तो बहुत बार वो लोग क्या कहता, घोड़ा को ही समुद्र में डाल देता था, ताकि नाव हल्का हो जाए और बढ़ने में आसानी हो। इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, समझ में आ गया ना। और बाकी इधर पोलर विंड्स बोला जाता है, क्योंकि ये पोल से निकलता है, इसलिए। कोई दिक्कत है? तो हम लोग जानते हैं, अब देखो ट्रेड विंड्स को हम लोग डोल्ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्लीज को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो ट्रेड विंड्स होता है, ये कैसा विंड है, ये ईस्टर्ली विंड है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ट्रेड विंड्स जो होता है, ट्रेड विंड्स को हम लोग ईस्टर्ली विंड कहते हैं, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या पढ़े, वेस्टर्लीज, सॉरी वो विंड क्या था, वेस्टर्लीज, हाँ वेस्टर्लीज हम लोग पढ़े। वेस्टर्लीज को हम लोग बोलते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट जा रही होती है, समझ में आ गया ना। वेस्टर्ली वेस्ट से ईस्ट जा रही होती है। और पोलर विंड जो है, इसको भी हम लोग ईस्टर्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर्ली, यानी कि ये भी कहाँ जाती है, ईस्ट से वेस्ट जाती है। यानी कि सिर्फ हमारा ये वाला विंड जो है ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है, बाकी सारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखो ना यहाँ पर है ना, सिर्फ वेस्टर्ली देखो, वेस्टर्ली कहाँ है यहाँ पे, वेस्टर्ली देखो, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है ना, बाकी सारा सेम इसमें जा रहा है। कोई दिक्कत है? एक और चीज है, यहाँ पर जो हवा बहती है, यहाँ पर साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, इसका भी अलग अलग नाम है। ये है तो वेस्टर्ली ही है, तो वेस्टर्ली, लेकिन उस वेस्टर्ली का भी अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है समझो, इसका नाम क्या क्या दिया गया है बताते हैं तुमको। फ्यूरियस 40s, थ्रिलिंग 30s, ठीक है ना, फ्यूरियस 40s, थ्रिलिंग 30s, ठीक है ना। और बहुत सारा नाम अलग अलग दिया गया है ना, एक फ्यूरियस करके भी कुछ था, है ना, एक रोअरिंग होगा, रोअरिंग करके कुछ था, अलग अलग नाम यहाँ पे दिया है। तो उसका रीजन क्या है, मोटा मोटी यही रीजन समझो। क्योंकि क्या होता है ना कि ये चूंकि सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड नहीं होता, तो ये हवा जो यहाँ पर
बहुत मतलब समझ रहे, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं लैंड वाले एरिया में फंस जाती है बहुत सारा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 80% लैंड है हमारा और 20% ओशियन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक बार मैप देखना, वर्ल्ड मैप देखिएगा तो समझ में आएगा। वर्ल्ड मैप पे हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा जमीन है और समुंदर कम है, समझ में आ गया ना। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ समुंदर ही भरा हुआ है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर यही विंड बहुत फास्ट चलती है, समझ में आ गया ना। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्यूरियस 40s थ्रिलिंग 30s, समझ में आ गया ना। इस तरह से इसका नाम दिया जाता है, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरियस 40s थ्रिलिंग 30s, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और ये सारा क्या है, ये वेस्टर्ली है। तो ये है पूरा दुनिया का प्रेशर बेल्ट, जिसके हिसाब से विंड बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। समझ में आ रहा है? यहां तक अगर समझ गए तो और भी चीज आपको समझाना आगे, इसीलिए ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब ये मूवमेंट ऑफ एयर को ना अलग अलग साइंटिस्ट बोलना गलत रहेगा, अलग अलग जियोलॉजिस्ट रहते है ना, वो लोग स्टडी किए किस तरह से विंड का पैटर्न चलता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो जियोलॉजिस्ट स्टडी किए उसके हिसाब से क्या है समझो यहाँ पर, उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो हम लोग को समझना है। ये वाला बेल्ट को, ये वाला आपका 0 से लेकर के जो यहाँ पे 30 डिग्री वाला यहाँ पर, ये वाला बेल्ट को हम लोग बोलते हैं हेडली सेल। क्या बोलते हैं? हेडली सेल। क्योंकि यहाँ पर हवा कुछ इधर जा रही होती है, कुछ इधर जा रही होती है। अभी हम तुम लोग को फोटो भी दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया है, समझ में आ गया ना, लेकिन आगे दिखाएंगे फोटो। इसको हेडली सेल बोला जाता है। ये वाला सेल को हम लोग बोलते हैं फेरल सेल, और ये वाला सेल को हम लोग बोलते हैं पोलर सेल। समझ में आ गया ना। हेडली सेल 0 से 30 वाला, फिर फेरल सेल, फिर पोलर सेल। सेम यहाँ भी होगा, ये हेडली सेल हो गया, ये फेरल सेल हो गया, ये पोलर सेल हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली में हम लोग थोड़ा देखते हैं 3D में। देखो बोर्ड में 3D तो हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि हाथ का एक लिमिटेशन होता है, बट हम लोग इमेज में हम लोग 3D में देख सकते हैं कि विंड कैसे फ्लो करती है। अगर ये हो गया तो बोलना, तो आगे जाएंगे और वहां पे दिखाते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। देखो यहाँ पर ये फोटो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा तुम लोग को। जो अभी हम लोग विंड पढ़े ना, वो तो हम लोग पढ़े थोड़ा 2D डायमेंशन में पढ़े ना। यहाँ पे हम लोग 3D डायमेंशन में देखते हैं विंड कैसे एक्चुअली में बह रही है। तो तुम लोग देखो जो समझाए हैं, ये आपका ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो बोले ना, एकदम 0.5 डिग्री ऊपर नीचे बनता है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर बनता है ना। यहाँ से देखो वो वही डायग्राम जो अभी हम लोग देखे है ना, ये विंड आ रही है यहाँ से, है ना, यहाँ से जा रही है। यहाँ पे देखो ये इंटेंस बन रहा है लो प्रेशर का जोन, कोई दिक्कत है? इंटेंस यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन रहा, कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखो वही जो अभी तुम लोग डायग्राम में देखा, वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। उसको तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो पोल में जो हम लोग दिखाए, पोल में देखो इस तरह से हवा बह रही है। अब समझना है किस तरह से हवा बह रही है। बोर्ड में समझाना 3D में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3D में तुम लोग समझ सकता है किस तरह से हवा बह रही है ना। हम लोग सिंपली देखे 2D में कि लगा एक ही डायरेक्शन में हवा जा रही है, बट हवा पूरा 360 डायरेक्शन में जाती है एक्चुअली में, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। देखो यही चीज को यहाँ पर देखो, इसको क्योंकि हवा कुछ यहाँ से निकल करके इधर जा रही है और कुछ हवा निकल करके इधर जा रही है, ये दोनों मिलाकर के हेडली सेल को बनाती है। समझ में आ गया ना। जहाँ पर वेस्टर्ली चल रही होती है, यहाँ पर ये वाला जोन में, ये हमारा फेरल सेल कहलाता है, और ये वाला जोन जो पोल वाला है, ये हम लोग का पोलर सेल कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? डायग्राम समझ में आ गया किस तरह से विंड, ये सारा विंड है, ये यहाँ से निकल करके कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है। समझ में आ गया ना, ये सारा विंड्स है। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से ग्लोबली पूरा दुनिया में विंड बहती है। और ये विंड बहने से क्या फायदा होता है? एक तो विंड बहने से क्या क्या फायदा होता है? सबसे पहले जो होता है नेविगेशन में मदद मिलता है, जो भी बोट वगैरह चल रही है उसको एक तरह से पुश या पुल मिल जाता है विंड की वजह से, है ना। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, विंड के वजह से क्या होता है ना, जो प्रेशर अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह कोई ज्यादा गर्म हो रहा है, कोई कम गर्म हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, ये विंड की वजह से क्या होता है ना, पूरा दुनिया में कहीं ना कहीं टेम्परेचर, ये नहीं बोलेंगे समान रहता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है कि नहीं? कहीं ना कहीं टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर विंड नहीं बहती तो जो रीजन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो, जिंदगी भर गर्मी होते रह जाता, और जो रीजन ठंडा है वो रीजन ठंडा ही रहते हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। कोई रीजन पता चलता 50 डिग्री सेल्सियस में चला गया है, कोई -50 में चला गया है कि नहीं। बट विंड के बहने से क्या हो गया कि ये जो टेम्परेचर के इतना डिफरेंस होता वो डिफरेंस कम हो गया, है कि नहीं। तो विंड पैटर्न समझ में आ गया पूरा अच्छे से, प्लैनेटरी विंड समझ में आ गया। तो देखो ये हमारा मोटा मोटी जो प्लैनेटरी विंड्स का टॉपिक था, ये भी टॉपिक लगभग खत्म हो गया, ठीक है ना। कुछ लिखाना है तो उसको लिखा देते हैं, उसके बाद कुछ नया टॉपिक को ओशियनोग्राफी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं टाइम बचता है तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
चलो लिखो अब स्पीड में। कहाँ तक लिखाए थे ऐसे? डायग्राम बना ही हुआ है। फ्रंट उस दिन भी शायद समझाए हैं क्या? ये वो नोट्स होगा कि उड़ गया? देखो यहाँ पर हम लोग फ्रंट भी यहीं पे समझ लेते हैं जल्दी से, है ना, क्विक में। फ्रंट क्या होता है तुम लोग को बताए थे ना उस दिन। देखो जितना भी यूरोपियन कंट्रीज होता है ना, यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन है? जैसे तुम देखो यहाँ पर ये वाला एरिया में यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन में, ये वाला मतलब जैसे लंदन हो गया, तुमको लंदन वगैरह देख लो, है ना, फ्रांस देख लो, है ना, ये सब जो यूरोपियन कंट्रीज है जनरली इसी लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा, है ना। यहीं पर फ्रंट बनता है, फ्रंट FRONT फ्रंट। फ्रंट क्या होता है देखो, फ्रंट किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ये डायग्राम मेसी हो गया है, देखो यहाँ पे अच्छे से समझो। नीचे से जो हवा जा रही है, यहाँ पर इसको ऐसे समझो, नीचे से जो हवा जा रही है वाला हवा, ये हवा नीचे से जा रही है, बोलो हाँ, यहाँ हाई प्रेशर से इधर जा रही है, और ऊपर से भी हवा आ रही है जो यहाँ पे आके मर्ज हो रहा है। ये एरिया ऐसा है 60 डिग्री वाला जहां पर दोनों साइड से हवा आकर के मर्ज हो रही है। पोलर वाला एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है, और इसी बात है, ये पोल से आ रहा तो बहुत ठंडा रहेगा ही। नीचे वाला हवा भी ठंडा, बट एज कम्पेयर टू पोल कम ठंडा है कि नहीं? तो दोनों जगह से अलग अलग टेम्परेचर का हवा आकर के मिल रहा है, समझ रहा है ना। ऊपर से पोल वाला रीजन से आ रहा है बहुत ठंडा हवा, नीचे से भी हवा जा रही है, दोनों जाकर के मर्ज हो रही है। तो यही फ्रंट बनाता है, क्या बनाता है? फ्रंट। इसीलिए यहाँ पर मौसम का कोई ठीक नहीं रहता है ना। हम ये भी बात बताए थे, मौसम का यहाँ पे कोई ठीक नहीं रहता है। इंग्लैंड में देखना, लोग घर से निकलते हैं ना तो अपने साथ छाता जरूर लेकर निकलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं पता रहता बारिश कब होने वाली है। जैसे अभी बरसात के मौसम में हम लोग को पता नहीं है बारिश कब होगी, अभी धूप है, आधा घंटा बाद बारिश होने लगती है, होता है ना। इसी तरह इंग्लैंड में हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रंट बनता। फ्रंट क्या होता है? यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से अलग प्रेशर से हवा जा रही है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर का हवा है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर का हवा मिलकर के फ्रंट का निर्माण कर रही है। समझ में आ गया ना। जब फ्रंट का निर्माण कर रही है तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाता है, अलग अलग टेम्परेचर का हवा यहाँ पर, समझ में आ गया ना। इसीलिए क्या होता है ना, फ्रंट निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बारिश कभी भी हो जाती है, समझ में आ गया ना। जिसकी वजह से यहाँ पर लोग छाता वगैरह लेकर के निकलते हैं, मौसम का कोई ठीक नहीं रहता। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से ये एरिया तुमको देखो दुनिया में लेस पॉल्यूटेड नजर आता है ना। हम लोग जब भी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब का बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं? साफ हवा, स्वच्छ हवा, है ना। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर देखो बारिश लगातार होती रहती है ना, तो जो पॉलन ग्रेन्स होता है, PM 2.5 होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, PM10 होता है, समझा ना। यहाँ PM प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर इसको बुलाया जाता है ना, जो एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो PM 2.5 हो गया, PM10 हो गया, ये सब जो हवा में सस्पेंडेड रहता है, बारिश होती है तो क्या होता है, वो नीचे आ जाएगी। बरसात में देखो हम लोग का दिल्ली वगैरह का भी एयर पॉल्यूशन कम हो जाता है। इनफैक्ट दिल्ली में तो आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है आजकल, आर्टिफिशियल रेन भी होता है। तुम क्लाउड सीडिंग की मदद से क्लाउड को बुला करके एक जगह में बारिश करवा सकते हो, समझ में आ गया ना। तो आर्टिफिशियल रेन भी करवाया जाता है, क्यों? ताकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो हो गया, जो PM 2.5 वगैरह, वो सब जमीन में सेटल डाउन हो जाए और मतलब समझ लो हवा साफ रहे, समझ में आ गया ना। तो दिल्ली वगैरह में तो आर्टिफिशियल बारिश करवाया जाता है ताकि हवा साफ रहे। तो बरसात में ऐसे ही देखो मौसम अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि बारिश होती है तो सारा पॉल्यूशन नीचे रहता है, हवा में पॉल्यूशन बहुत कम रहता है ना। इसीलिए बरसात में सांस लेने में भी तुमको आराम मिलेगा। बाकी अब ये लोग सोचो, ये लोग का हर दिन का ये फिनोमिना है। हम लोग का तो बरसात साल में सिर्फ 3 महीना रहता है कि नहीं। ये लोग का बाबू बरसात हमेशा ही रहता है। देखो गर्मी में भी बारिश हो रहा है, ठंडा में भी बारिश हो रहा है, बरसात में भी बारिश हो रहा है, समझ रहा है ना। तो ये रीजन में लगातार चूंकि बारिश होते रहती है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर का हवा जाके मिल रही है, तो इसीलिए ये रीजन में पॉल्यूशन काफी कम रहता है ना। इसीलिए ये रीजन में देखना तुमको पॉल्यूशन वगैरह भी कम देखने को मिलेगा, काफी साफ स्वच्छ एरिया से, समझ आ गया ना। ये भी एक रीजन है क्योंकि ऐसा क्लाइमेटिक जोन में ये लोग पड़ता है। कोई दिक्कत है? इसी को कहते हैं हम लोग फ्रंट। कोई दिक्कत है? फ्रंट समझ में आ गया। अब लिखो जो बाकी बचा हुआ है,